हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 7 जो कि है एवोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसके पहले पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक ऊपर आई कार्ड पे पॉपअप हो जाएगा। मेक श्योर पहले आप उन्हें देखें एंड देन इस पर मूव ऑन करें। तो अब हम चलते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को इस वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको इसकी धीरे से वैसे आराम से समझाती हूँ। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले, इसकी डेफिनेशन में हम जैसे एकदम से डाइव करेंगे तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी, तो मैंने पहले इसकी आपको थोड़े इजी पॉइंट समझाती हूँ और फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ये इजी रहेगी। तो हार्डी और विनबर्ग हमारे दो वो थे साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें एक प्रिंसिपल दिया। ये इन्होंने प्रिंसिपल क्या बोला, ये इन्होंने बोला कि ये प्रिंसिपल हम अभी ये नहीं पढ़ते कि करता क्या है, होता क्या है, ये पहले ये देखते हैं कि लगता किस जगह पे। तो जैसे अगर ये एक एरिया है, ये एक पॉपुलेशन है, तो इन्होंने बोला कि इस पॉपुलेशन, ये ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे हमारा कोई अंदर नहीं आ सकता बाहर से, और ना इस पॉपुलेशन वाला कोई बाहर जा सकता, मतलब ना कोई दूसरी पॉपुलेशन से इसमें आ सकता है, ना इस पॉपुलेशन का कोई बाहर जा सकता है। दूसरी चीज़, इस पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल्स हैं इनमें हमेशा रैंडम मीटिंग होगी, सिलेक्टिव मीटिंग नहीं है, रैंडम मीटिंग होगी। तीसरी चीज़ है कि इनमें कोई कभी भी एवोल्यूशन नहीं होगा। अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है तो इसका मतलब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब क्या चीज़ें होती है, पहले हम ये देख लेते हैं क्या चीज़ें होती है जो हमारे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को बना देती है कि वो हमारा अप्लाई ना हो। तो 5 फैक्टर होते हैं हमारे जो कि हमारे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को ऐसा कर देते हैं कि वो हमारा उसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल नहीं लगता। तो वो 5 चीज़ें हमारी जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये 5 चीज़ें हमारी हो गई तो हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं लगेगा। अब ये 5 चीज़ें क्या है मैं आपको समझाती हूँ। तो हमारा जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो होता है कि हमारी 2 पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशन है। ये इस पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल इस वाले में आ गया और इनके बीच में मीटिंग हो गई। इस वाले पॉपुलेशन का इंडिविजुअल इसमें आया और इसने मीटिंग कर ली इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के साथ, तो ये हमारा जीन माइग्रेशन हो गया या फिर जीन फ्लो हो गया। और दूसरी चीज़ है हमारी जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब यही जीन माइग्रेशन हमारा अगर और लार्ज लेवल पे हो गया, जैसे कि भाई ये इस पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल किसी और आइलैंड पे चला गया, किसी और उस पर चला गया, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम हुआ था, तो ये इसका यहाँ से इसमें चला गया और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये जो ओरिजिनल यहाँ पे ये पॉपुलेशन का इंडिविजुअल इसमें गया और इसने यहाँ पे वही किया, जीन माइग्रेशन में जो होता है इनके साथ मीटिंग करी और इससे इतना डिफरेंस आ गया कि हमारी पॉपुलेशन जो यहाँ थी इसकी स्पीशीज ही बदल गई। तो जो ये स्पीशीज वाले हैं ये कहेंगे कि भाई जो ओरिजिनल आया था इस पॉपुलेशन से वो तो हमारा था फाउंडर, और ये न्यू स्पीशीज बन गई, तो इसको हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। ओरिजिनल जो पॉपुलेशन वाला यहाँ से आया था, ओरिजिनली जो ड्रिफ्ट हुआ था यहाँ से, उसको हम कहेंगे फाउंडर, और जो न्यू बन गई ये हमारी अलग स्पीशीज बन गई। ये जो ओरिजिनल स्पीशीज में जब ये फाउंडर आया था तो स्पीशीज कुछ और थी और इनके साथ मेट करने के बाद कुछ सालों बाद ये इतनी चेंज हो गई कि कुछ और स्पीशीज बन गई, ये हो गई फाउंडर इफेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। फिर हमारी तीसरी चीज होती है म्यूटेशन। अगर हमारे इसमें म्यूटेशन आ रही है, म्यूटेशन से क्या होता है, हमारा डीएनए चेंज होता है, डीएनए में कुछ भी चेंज आती है म्यूटेशन से, तो अगर हमारी म्यूटेशन आ रही है तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल नहीं लगेगा उस पर। चौथी चीज है हमारी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या थी हमारी, हमने पढ़ी थी रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था। तो लिंकेज क्या होते हैं, हमारे जीन्स के बीच में लिंकेज होती है और अगर उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाती है तो उनका सीक्वेंस बदल जाता है, वेरिएशन आती है। तो अगर जेनेटिक वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो हमारी लिंकेज टूट रही है, तो अगर हमारी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो फिर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फिर नहीं लगेगा। और 5th फाइनल चीज़ है हमारी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो आपको पता ही है कि नेचर हमारा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है, उसको फेवर करता है और उसको आगे ग्रो करवाता है। क्या होता है इससे, एवोल्यूशन हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन से, आपको याद होगा। तो एवोल्यूशन नहीं होने देना है हमें। मेजर क्या था, हमने क्या बोला था कि हमारे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के लिए इसमें जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो हो गया कि अंदर कोई ना आए, बाहर कोई ना जाए, और इनके रैंडम मीटिंग हो इसमें, और एवोल्यूशन नहीं हो इसमें। तो ये 5 पॉइंट अगर ये हमारे होंगे तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल नहीं लगेगा। अब ये 5 पॉइंट हमारे क्या करते हैं, हर पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे हमारे डीएनए में चेंज ला देते हैं। डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, इससे डीएनए में चेंज आता है और हमारी एवोल्यूशन हो जाता है।
तो हमें डीएनए में मेजर हमारा क्या चाहिए, हमें कि हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल सिर्फ तब लगेगा जब हमारे डीएनए में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। डीएनए क्या होता है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको याद होगा जीन्स ही हमारे हर चीज को इसको करते हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स वगैरह को। और जीन्स के अंदर और एक और चीज होती है, क्या कहते हैं उसे, एलेल्स। जीन्स के ही अलग फॉर्म को हम कहते हैं एलेल्स, की एक जीन है उसकी ये अलग फॉर्म है। जैसे ये हमारा एक जीन है, इसकी एक फॉर्म है कैपिटल ए, एक फॉर्म है स्मॉल ए, और ये इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये हमारे जो एलेल्स होते हैं ये हमारे अलग फॉर्म्स होती है, एक सिंगल जीन की अलग वो होते हैं। तो मेजर हमें हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में, अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, अब आपको समझ आएगा। तो हमने क्या बोला, हमें डीएनए में चेंज नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें जीन्स में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब हमारे एलेल्स में चेंज नहीं आएगा। तो अब पढ़ते हैं इसकी क्या है कि इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ एलेल ऑफ a gene or a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generation. Hardy-Weinberg principle stated it in तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारी एक पॉपुलेशन है उसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एक एलेल कितनी बार अकर हो रहा है। मतलब जैसे ये हमारा जीन है और ये इसका एक एलेल है, फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे अगर हमारी 5000 लोगों की एक पॉपुलेशन है तो इन 5000 लोगों की पॉपुलेशन में अगर हमारा कोई एलेल लेट से 3000 टाइम्स अकर हो रहा है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इस एलेल की अकर करने की। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी एलेल की, ये फिक्स रहने, क्या बोला था हमने, डीएनए की फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं तो यही जीन सेम रहेगा, जीन में कोई चेंज नहीं आना तो एलेल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही ये फ्रीक्वेंसी हमारी सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट जनरेशंस, कि ये इस एलेल की फ्रीक्वेंसी में हमारा कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को कि एलेल की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को अलजेब्रा की इक्वेशन के थ्रू समझाया। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि एलेल फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि ये हमारी एक पॉपुलेशन है, इसमें हमें अगर हमारी एलेल की फ्रीक्वेंसी 1 है तो ये 1 ही रहेगी हमेशा, ये चेंज नहीं होगी किसी भी जनरेशन में। जैसे ये जनरेशन 1 थी, ये जनरेशन 2 है, जनरेशन 3, आगे जितने भी जनरेशन आएंगे इसमें हमारी एलेल की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन्स और उनकी एलेलिक फ्रीक्वेंसीज। जैसे अगर हमारे ये एक पॉपुलेशन है, इसमें हमारे जितने भी जीन्स होंगे, हर जीन के अलग अलग एलेल्स होंगे, कितने भी एलेल्स हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी एलेल होंगे एक जीन के, तो ये जितने भी जीन हैं और उनके जितने एलेल्स हैं ये एक पॉपुलेशन में वो होंगे, मतलब सॉरी, ये टोटल जितने जीन्स हैं और जितने एलेल्स हैं ये हमारे जीन पूल फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा जीन पूल है, इसमें हमारे जीन्स आते हैं, जीन्स के जितने एलेल हैं तो ये पूरा हमारा फॉर्म करते हैं जीन पूल। अब जीन पूल हमारा कांस्टेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। अभी कांस्टेंट जो है ये हमारी एलेलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेट्स से हमारे पास एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, हमने एलेल्स पढ़े थे ना, टॉल और वो क्या कहते हैं शॉर्ट, ड्वार्फ, उसमें पी प्लांट में पढ़े थे। टॉल के लिए वो डोमिनेंट हमारा एलेल होता है कैपिटल टी और रिसेसिव एलेल होता है स्मॉल टी। अब अगर हमारी ये क्या कहते हैं, ये एक पॉपुलेशन है, इसमें हमारे इसकी कैपिटल टी एलेल की फ्रीक्वेंसी है 0.4 और हमारे इसकी स्मॉल टी एलेल की फ्रीक्वेंसी है 0.6। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका हमेशा फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारी सम फ्रीक्वेंसी 1 होती है। तो आपको इसमें हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में ये चीज़ याद रखनी है, हमने जितने भी इसके पॉइंट्स पढ़े थे स्टार्टिंग में सबसे पहले वो ये थे कि हमारे डीएनए में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। डीएनए में चेंज नहीं आएगा तो जीन्स में चेंज नहीं आएगा, जीन्स में चेंज नहीं आएगा तो एलेल में चेंज नहीं आएगा। हमारे मेजर चीज में एलेल होती है, बट अगर आप डीएनए के पॉइंट से याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। अब इंडिविजुअल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है, इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे समझने के बाद मैं आपको अलग से लिख के दिखाती हूँ। तो हमारे क्या है, हमारे पास इन्होंने बोले 2 लेटर पी और क्यू। तो पी और क्यू कैसे बोले इन्होंने, मैं आपको अलग इस पे पेज पे बताती हूँ, अलग पेज पे इजीली समझ आएगा। तो उन्होंने 2 इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज बोली, हमें पी और क्यू कैसे लेंगे हम। तो ये हमारे एलेल्स कैसे होते हैं, हम एलेल मान लेते हैं, एक है कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए, 2 एलेल्स हैं एक जीन के। कैपिटल ए तो जो है हमारा कैपिटल ए है, इसको कह देते हैं ये है हमारा पी, और स्मॉल ए है ये है हमारा क्यू।
अब एलिल्स हमारे किस तरह प्रेजेंट होते हैं, एलिल्स हमारे कॉम्बिनेशंस कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल ए हो सकता है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है स्मॉल ए, ये हमारा हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। थर्ड हमारा हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमारा हो गया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब हमारा सिंस कैपिटल ए हमारा है, ये पी है हमारा, तो ये क्या होगा, 2p मानेंगे तो p, ये इसको अलग कलर से लिखते हैं, ये हमारा हो गया p स्क्वायर। स्मॉल ए हमारा क्या था, ये था हमारा q, तो ये हमारा हो गया q स्क्वायर। अब कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये हमारा हो सकता है p q। अब ये जो हमारी क्या बोला था, हमने बोला था कि हमारे एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमारी सेम कैसे रहती है, इसमें वो ऐसे होती है P प्लस Q, ये इंडिविजुअल एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमारा हमेशा 1 रहती है, ये हमने बोला था। अब इसके लिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के लिए हम लेते हैं P प्लस Q की होल स्क्वायर करके लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब इसकी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो कैसे होगा, P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये हमारी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन निकल के आती है फाइनल। इसमें हमारा ये आ रहा है P स्क्वायर, इसमें हमारा आ रहा है P स्क्वायर, यहाँ पे आ गया Q स्क्वायर, यहाँ पे आ गया और ये 2PQ। कैसे, इसमें ये वही सेम चीज हो गई, ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा स्मॉल ए है, ये हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए है, और इनकी फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है फाइनली। तो यही सेम चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है। और इनके उसमें जो भी डिस्टर्बेंस आएगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, वो हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या बोला है इन्होंने, दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स इन अ पॉपुलेशन वुड बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। मतलब इसका बोला है इन्होंने, हमारे एलिल्स की फ्रीक्वेंसी, जो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी है, अगर इसमें कुछ भी चेंज आएगा तो इसका मतलब होगा कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि अगर एवोल्यूशन नहीं होता तो हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल लगता है। और ये तो हमने 5 फैक्टर्स पढ़ लिए, क्या इफेक्ट करते हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे वो मार्क कर लेते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो इसमें सबसे पहले ये हमारी ये इक्वेशन है, ये इसकी बाइनोमियल वो है एक्सपेंशन। और जीन माइग्रेशन का पहले बताया इन्होंने कि हमारा, ये बोल रहे हैं कि हमारा माइग्रेशन होता है एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से वो दूसरी प्लेस में जाते हैं, तो जीन फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है, ओरिजिनल में भी और न्यू में भी। तो न्यू जो जीन या एलिल फ्रीक्वेंसी आती है हमारी, वो हमारी न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो जाती है एंड पुरानी पॉपुलेशन से लूज हो जाती है। और जीन फ्लो होगा, अगर हमारी ये पॉपुलेशन में चेंज आ रही है मल्टीपल टाइम्स हो जाए, और अगर सेम चेंज हमारा बाय चांस हो तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और अगर वो हमारा जीन माइग्रेशन से बड़ा होता है कंपैरिजन में। और समटाइम्स यही फाउंडर इफेक्ट वाली बात आ गई, यहाँ पे हम फाउंडर इफेक्ट का बताएंगे यहाँ पे। तो समटाइम्स हमारा वो चेंज इतना ज्यादा बड़ा आता है कि हमारे न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ओरिजिनल सैंपल से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, न्यू पॉपुलेशन बन जाती है। तो जो ओरिजिनल हमारी ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी, मतलब जो हमारी ये एक पॉपुलेशन है और एक पॉपुलेशन है, तो इससे जो हमारे ये इंडिविजुअल निकल के इसमें आया था, तो ये हमारा फाउंडर बन जाएगा, और जो ये न्यू पॉपुलेशन है ये इसको फाउंडर बोलेंगे, ये हमारा फाउंडर्स इफेक्ट है। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारे ये शो किया है इन्होंने कि अगर म्यूटेशंस हमारी वो हो गई, कि अगर हमारे कोई प्री एग्जिस्टिंग में ऐसी म्यूटेशन है जो कि हमारे एडवांटेजियस है और वो सिलेक्ट हो गई, तो फिर हमारा न्यू फिनोटाइप निकल के आएगा और इसकी वजह से स्पीशिएशन होगी, और वो क्या है, हमारी एवोल्यूशन ही है वो। और नेचुरल सिलेक्शन, अब ये नेचुरल सिलेक्शन वाला जो पार्ट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पीछे इन्होंने डायग्राम भी दिया हुआ है पिछले पेज पे, वो इसके साथ में समझाऊंगी आपको। तो नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने बोला है कि एक प्रोसेस है जिसमें हमारा हेरिटेबल जो वेरिएशंस हैं जिससे हमारा बेटर सर्वाइवल होता है, जो कि हमारी ज़्यादा अच्छी अडेप्टेड होती हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, वो हमारी नेचर सेलेक्ट करता है और उसको वो करता है, अलाउ कर देता है कि तुम रिप्रोड्यूस करके ज़्यादा प्रोजेनी अपने लीव करो इस एरिया में। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर हम इस चीज़ का एनालिसिस करें, ये जितने भी पॉइंट हमने बोले, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो इन सबसे क्या होता है, हमारे जो वो होता है क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा चेंज आया जीन्स में, एलिल्स में, ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ना ये ऐसे एरिया में आया जहाँ पे हमारा नेचर इसको सिलेक्ट कर रहा है, तो ये इसको रिप्रोड्यूस करने को देगा कि रिप्रोड्यूस करो अपने और प्रोजेनी लीव करो। तो जब ये वाली चीज़ें जो है हमारी ये नेचुरल सिलेक्शन के साथ ऐड हो जाती हैं, तो फिर इसकी वजह से स्पीशिएशन होती है, मतलब न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाती है।
और नेचुरल सिलेक्शन के साथ मिलने की वजह से ये हमारा एवोल्यूशन करवाता है। अब नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने बोला है कि ये 3 तरह का हो सकता है, स्टेबलाइजिंग हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है, या फिर डिसरप्टिव हो सकता है। अब स्टेबलाइजिंग में ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारी एक पॉपुलेशन है यहाँ पे इस एरिया में, जहाँ पे वो ये वाला फिनोटाइप था इसका जो नेचर ने सेलेक्ट किया। जैसे हो सकता है ये इतने सारे फिनोटाइप्स प्रेजेंट थे, पर नेचर ने ये वाला फिनोटाइप पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे ये वाला फेवरेबल है, ये वाला यहाँ पे ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है इस एरिया में। तो ये मीडियम साइज इंडिविजुअल्स है फेवर्ड। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये हो सकता है ये मीडियम साइज है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये और भी लार्ज है। तो इस साइज के इंडिविजुअल इस एरिया में फेवर हो रहे हैं। तो क्या होगा अगर ये स्टेबलाइजिंग होगा, स्टेबलाइजिंग में क्या होगा कि ये साइज का जो है हमारा, ये साइज के इंडिविजुअल और भी ज्यादा सिलेक्ट होंगे, तो ये हमारा क्या होगा, पीक हमारी और हाई ग्रो करेगी और नैरोअर हो जाएगी। दूसरा क्या है कि हमारा कोई इस मीडियम साइज मतलब इस पीक क्या कहते हैं, इस कैरेक्टर के अलावा कोई और सा कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे सपोज लार्ज इंडिविजुअल वाला कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है, तो हमारी पीक यहाँ की जगह आगे शिफ्ट कर जाएगी इस दूसरे इस पे, तो ये पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। ये हमारा है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरा थर्ड हमारा लास्ट होता है डिसरप्टिव। इसमें क्या होता है हमारा इस इंडिविजुअल की जगह ये भी सही है, ये भी सही है, तो नेचुरल सिलेक्शन ने दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया। ये हमारे डिसरप्टिव है, तो इसमें हमारी 2 पीक्स फॉर्म हो जाती हैं। ये इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है। स्टेबलाइजिंग में हमारे इन विच मोर इंडिविजुअल रिक्वायर मीन कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर मतलब वही कि जो कैरेक्टर हमारा नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे प्रेफर कर रहा है वही हमारे सारे इंडिविजुअल सेलेक्ट करते जाते हैं, पीक हायर और नैरोअर हो जाती है। डायरेक्शनल में हमारे मोर इंडिविजुअल रिक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर, मतलब जो ये मीन कैरेक्टर था इसके अलावा ये कैरेक्टर इधर वाला पेरिफेरल कैरेक्टर वो कर लिए, ये इधर वाला ले लिया, इधर वाला ले लिया, कोई सा भी ले लिया, तो पीक हमारी इसकी जगह इधर शिफ्ट कर जाएगी, या अगर ये कैरेक्टर लिया है तो इसकी जगह इधर शिफ्ट कर जाएगी, मतलब पीक अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शनल। थर्ड होता है डिसरप्टिव। इसमें हमारे जो इंडिविजुअल है वो पेरिफेरल कैरेक्टर्स ले लेते हैं, ये भी ले लिया, इधर का भी ले लिया, मीन की जगह ये इधर के ले लिया, तो ये हमारी जो पीक है ये 2 में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये था हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का। अब हम पढ़ते हैं अपना ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। इसमें एज सच आपका समझने का कुछ नहीं है, बट आपको इसमें लर्न करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इसका एक फ्लो चार्ट टाइप बना लिया है, जो इसमें इन्होंने ईयर्स मेंशन किए हैं कि किस ईयर में क्या हुआ, वो मैं आपको बता देती हूँ, एंड देन उसके बाद हम इसको रीड करके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। तो वो हम यहाँ पे बुक के मार्जिन्स में ही लिख सकते हैं, ताकि हम बाद में उसे, आप ही लिख सकते हैं बुक के मार्जिन में, ताकि हम बाद में उसे रेफर कर सकें, बिकॉज बुक में पढ़ने में वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ। तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो हमारी फर्स्ट लाइफ फॉर्म, सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आई, और वो स्लोली हमारी मल्टी सेल्यूलर लाइफ में बन गई। अब ये जो हमारे ये हैं फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ और ये मल्टी सेल्यूलर लाइफ, ये हमारे बैक्टीरिया वगैरह ही हैं अभी। फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स आए। देन नेक्स्ट है हमारा 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस आई, प्लस हमारी स्ट्रॉन्ग फिशेस आई जो कि पानी में भी रह सकती थी, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो लैंड पे भी आ सकती थी, बट मेजर उनको पानी में ही रहना पड़ता था। नेक्स्ट हमारे 320 मिलियन ईयर्स अगो सी वीड्स और प्लांट्स फॉर्म होने शुरू हुए। तो इससे पहले हमारे प्लांट्स नहीं होते थे। देन नेक्स्ट हमारा 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स फॉर्म हुए, एंड रेप्टाइल्स हमारे इवॉल्व हुए, एंड जाइंट फिशेस। अब सिंस हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे डायनासोर्स भी आए थे, और ये अब हम ये वाला जो टाइम पीरियड है ये हमारा एज ऑफ रेप्टाइल्स ही, मतलब इस टाइम मेजर जो अर्थ पे लाइफ फॉर्म थी वो रेप्टाइल्स थे। 65 मिलियन ईयर्स अगो हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। और फिर इसके बाद क्या हुआ, अब हमारे मैमल्स वाइड स्प्रेड हैं लैंड पे। फिर इसके बाद मैमल्स हमारे इवॉल्व होने शुरू हुए, एंड वो हमारे वाइड स्प्रेड हो गए अर्थ पे। अब हमारी हम कहते हैं कि एज ऑफ मैमल्स है, पहले जो एज ऑफ रेप्टाइल्स थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये हमारा इसका ब्रीफ सा वो है अकाउंट जो इसमें दिया हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें रीड करके मार्क कर लेते हैं। तो यही इन्होंने बोला है
2000 मिलियन ईयर्स अगो हमारी फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आई जो कि अर्थ पे थी। और फिर वो द मैकेनिज्म ऑफ, ये हमें अब मैकेनिज्म ये बोल रहे हैं कि जो नॉन सेल्यूलर लाइफ से हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, फिर वो सेल्स आई, फिर वो मतलब वो नॉन सेल्यूलर से सेल्यूलर बने, इसका हमें इतना अच्छा वो नहीं पता, बट वो यही हुआ था कि नॉन सेल्यूलर से सेल्यूलर बने। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज CO2, मतलब उस टाइम वो जो सेल्स थी वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकती थी। तो जो रिएक्शन है वो सिमिलर हुआ होगा लाइट रिएक्शन से, जो कि अब हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम होता है, जहाँ पे वाटर हमारा स्प्लिट होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है सोलर एनर्जी की हेल्प से, और वो चैनलाइज एंड कैप्चर करता है अप्रोप्रिएट लाइफ हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। मतलब जो लाइफ हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, ये एक पिगमेंट्स होते हैं, ये हमारे सनलाइट को हार्वेस्ट करके वाटर को स्प्लिट कराते हैं और O2 रिलीज कराते हैं। तो ये हमारे हो सकता है उस टाइम पे हुआ करते थे। स्लोली जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टी सेलुलर बन गए। अब नेक्स्ट हमारे 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स आए। फिर हमारे 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलिस फिश आई। देन 320 मिलियन ईयर्स अगो हमारे सीवीड्स आए और कुछ प्लांट्स आए। अब हमें ये बोला है ना कि वी आर टोल्ड कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हमारे लैंड पे आए थे वो हमारे प्लांट्स थे, वो वाइड स्प्रेड थे लैंड पे उस टाइम तक जब हमारे वो आए, क्या कहते हैं, उस टाइम जब हमारे कोई एनिमल्स नहीं थे लैंड पे, पर उस टाइम प्लांट्स ऑलरेडी बिल्कुल वाइड स्प्रेड हो चुके थे लैंड पे। तो फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। मतलब ये हमारे जो मैंने आपको बताया था कि फिश वो स्ट्रॉन्ग थे, वो वैसे पानी में रहती थी पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो लैंड पे भी जा सकती थी। ये भी हमारा 350 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, तो जॉलिस फिश के साथ ही हुआ था। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 1938 में हमारी एक फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में जिसको कहते हैं सीलोकैंथ, जो कि मानी जाती थी कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर ये उस टाइम पकड़ी गई थी। ये जो एनिमल्स हैं इन्हें हम लोबफिन्स कहते हैं। दीज एनिमल्स कॉल्ड लोबफिन्स इवॉल्व्ड इनटू, ये हमारे इवॉल्व हुए फर्स्ट एम्फीबियंस में, जो कि हमारे लैंड और वाटर में बहुत दोनों पे रह सकते थे। एम्फीबियंस वही होते हैं हमारे फ्रॉग वगैरह। तो इनके हमारे पास कोई स्पेसिमेंस नहीं है। लोबफिन्स आप याद रखिए, जो लोबफिन्स है उनके पास स्पेसिमेंस नहीं है, पर लोबफिन्स हमारे एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए और ये एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स के। और फिर ये जो एम्फीबियंस है हमारे रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। रेप्टाइल्स क्या करते हैं, थिक एग ले करते हैं जिनके थिक शेल होते हैं, जो कि हमारे सन से ड्राई नहीं होते। जैसे एम्फीबियंस जो है उनको तो रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर रेप्टाइल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए ऐसी कोई नहीं है, वो लैंड पे भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी एग की थिक कवरिंग होती है, थिक शेल होता है। और अब हम उनके सिर्फ मॉडर्न डिसेंडेंट्स देखते हैं जैसे कि टर्टल्स, टोर्टोइसेस एंड क्रोकोडाइल्स। अब इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, मतलब अब एज ऑफ रेप्टाइल्स आ गई 200 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स के बाद। और जाइंट फर्म्स जैसे कि टेरोडोफाइट्स वर प्रेजेंट, पर वो गिर गए सारे, मतलब अब प्रेजेंट नहीं है वो, अब वो गिर गए और वो उस टाइम जो गिरे थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। और फिर उस टाइम पे जो हमारे कुछ रेप्टाइल्स थे वापस पानी में चले गए और फिशेस में वो हो गए इवॉल्व, प्रोबेबली कितने साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स अगो। और फिर इन्होंने ये बोला है कि लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स डायनासोर्स। लैंड पे जो रेप्टाइल्स उस टाइम कौन थे, डायनासोर्स थे। सबसे बड़ा जो उनमें से था वो टिरानोसोरस रेक्स था, वो अब अबाउट 20 फीट हाइट थी उसकी, और ह्यूज उसके डैगर लाइक मतलब चाकू के जैसे दांत होते थे। और अब नेक्स्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। वी डो नॉट नो द ट्रू रीजंस, बट हम वो करते हैं कि हाइपोथेसिस वगैरह निकालते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो सकता है कि भाई एस्ट्रॉयड आया उसकी वजह से मर गए। पर कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे इवॉल्व होकर बर्ड में बन गए। तो अगर क्वेश्चन आए कौन सा ऑर्गेनिज्म बर्ड में इवॉल्व हुआ, तो आप कह सकते हैं कि डायनासोर्स हुए, रेप्टाइल्स। द ट्रूथ में लाइन बिटवीन, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता बट ट्रूथ इन्हीं बातों के बीच में है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स तो इस एज के थे, वो आज भी जिंदा हैं। फर्स्ट जो मैमल्स थे हमारे श्रूज के जैसे थे, उनके फॉसिल्स जो हमें मिले हैं वो बहुत स्मॉल साइज हैं। मैमल्स आपको पता है विविपेरस होते हैं, मतलब कि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते, यंग वंस को बर्थ देते हैं। प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न, मतलब जो उनका अनबॉर्न बेबी होता है उसको अपने मदर की बॉडी में करे रखते हैं, और जब वो एक सर्टेन लेवल के ग्रोथ पे आता है तो उसे बाहर वो कर देते हैं, डिलीवरी हो जाती है उसकी। मैमल्स जो है वो हमारे इंटेलिजेंट होते हैं, सेंस करने में और अवॉइड करने में डेंजर उनका अंदर से ही फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है। रेप्टाइल्स का जब एज खत्म हुई तो हमारे मैमल्स की एज आई अर्थ पे, और अब भी मैमल्स की एज ही कही जाती है।
देयर वर सम साउथ अमेरिका में हमारे कुछ मैमल्स थे जो कि हमारे हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट्स को रिजेंबल करते थे, पर जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो हमारा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया, और नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज़्यादा पावरफुल थे, तो उनकी वजह से नॉर्थ अमेरिका की जो फौना है वो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। और इसी सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स थे, वो पाउच मैमल्स, वो हमारे उनको कोई कंपटीशन नहीं मिला दूसरे मैमल्स से, तो वो आज भी सर्वाइव कर पाए। अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ना हुआ होता तो वो सर्वाइव ना कर पाते। और फिर ये तो आपको याद रखना है, कुछ मैमल्स पानी में रहते हैं जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउज वगैरह। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट्स, डॉग्स एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये हॉर्स, एलिफेंट, डॉग वगैरह की जो एवोल्यूशन की स्टोरी है ये और भी स्पेशल है, मतलब और भी ज़्यादा डिटेल में हमें पता है, इनको हम और भी ज़्यादा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और सबसे मेन तो हमारी मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी एवोल्यूशन की है मैन की, जिसमें हमने लैंग्वेज स्किल डेवलप की, सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप करी।